देखिए, इस बार जैसा कि सबको पता है कि 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो क्वेश्चंस तो सबको आएंगे, सभी प्रिपेयर करके आएंगे। इस बार जो मैटर करेगा और जो कि क्वेश्चन सेटर को भी पता है कि टाइम से खेलना है। तो हमें एक्स्ट्रा अभ्यास की ज़रूरत है, और वैसे सारे क्वेश्चन जो भी प्रोबेबल बन पा रहे हैं उन सभी को एक बार देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि समय के साथ इस बार क्वेश्चन सेटर खेलेंगे, इसलिए समय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वैसे मैंने एक सैंपल उठाया है, और ये एक बुक के ही सैंपल क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोबेबल हैं, जो कि आ सकते हैं। अगर ये ना आए तो इसी पैटर्न पे ही आएगा। आप लोग इसको देख के जाइए, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और ये सारे वीडियोस अब डेली बेसिस पे आएंगे, तो इसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं और देखना शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे पहला सवाल है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। सो मतलब किसी को कुछ आपत्ति नहीं होगी और समझ में भी आएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जब दो पिंडों के घनत्वों का अनुपात 2:3 है और उनकी विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात 0.12:0.09 है, तो उन पिंडों की प्रति इकाई आयतन तापीय ऊष्मा क्षमता का अनुपात क्या है। ठीक है, तो मतलब ये हिट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। ओके, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रहना चाहिए। इसमें देखिएगा, लिख देता हूं आपको, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बराबर होता है, ये होता है आपके जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है उस मटेरियल का, इनटू उसकी स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी को एस से डिनोट कर देता हूँ, या पूरा ही लिख देता हूँ। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पे दो पिंड है, दो अलग अलग पिंड है, तो उनके रेशियोज के बारे में पूछ रहा है, तो इसको मैं एक समय के लिए H1 मान लूँ। ठीक है, और वो जो दूसरा पिंड है उसको मैं H2 मान लूँ, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ρ1/ρ2 इंटू स्पेसिफिक हिट। हर मटेरियल का अलग अलग होता है, S1/S2। ठीक है, तो ये ρ1/ρ2 यही तो दिया हुआ है 2:3, और S1/S2, सॉरी यहाँ गुना होगा, S1/S2 कितना दिया हुआ है, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.09। इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अभी आप BSSC CGL में जा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर ही होगा, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 0.24 डिवाइडेड बाई 0.27। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के आ जाएगा आपका 8/9। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर पानी का पूछे तो वो होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पानी का होता है। और अगर एयर का पूछे या फिर आपको आइस का पूछे, तो आइस का ठीक इसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसका 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2.1 के आसपास होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 कॉन्सेप्ट्स आई थिंक क्लियर हो गए। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश का वेग क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये तो सारी जनता को पता है कि इसका जो होता है आंसर 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बट यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो मीटर को जस्ट सेंटीमीटर में बदल देना है, तो सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में आपको समय लग गया ना, ये न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया, ठीक है। कहने का मतलब यही था कि क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स टाइप के रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, ओके। और उसमें एक एक टाइम का मतलब प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, एक एक सेकंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उसमें। 3 × 10⁸ इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए ये 10⁸ है और ये 100 है, तो ये ऊपर में +2 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। आपका टाइम कंज्यूम होगा, बट प्रैक्टिस इतना करके जाना है और कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए, और इसमें थोड़ा बहुत भी मतलब क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे सारे कैंडिडेट्स पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस बना लें, और उसमें से जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वही सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, और विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत रटना हो गया, रटे हुए क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, ठीक है। BSSC है, CGL लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसमें 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उसमें से कम ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए, अब ये आपने तो पढ़े ही होगा, ये रिफ्रैक्शन के केस में ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ ये दे रहा है कि एक कांच है, मान लीजिए ये कांच है, और इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे है, इस पर एक लाइट आया, ओके, लाइट आया, ये 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइट आया यहाँ पे, ओके। अब इस कांच का जो है, ये मान लीजिए कांच वाला मटेरियल है, इस साइड वाला, ठीक है। इसका जो है अपवर्तनांक जो दिया हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो √2 दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि किरण आपतित होती है, अपवर्तन कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पे आने के बाद जो ये डिविएट होगा ना, रिफ्रैक्ट होगा, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है sin I अपॉन sin R, ठीक है। sin I अपॉन sin R होता है μ2 अपॉन μ1, ओके। अब यहाँ पे sin I क्या है, ये है sin 45, sin R मुझे निकालना है, μ2 क्या है, μ2 दूसरे मीडियम का, ये है √2, और μ1 क्या है, μ1 चूंकि एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, ये 1 होता है। अब sin 45 क्या होता है, 1 अपॉन √2, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा sin R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसको कर लीजिएगा, आप सभी का मैं समझ रहा हूँ कि गणित काफ़ी अच्छा होगा, तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये क्या होता है 1 अपॉन 2, ये होता है sin 30 डिग्री, ठीक है। इसलिए R का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और वही आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। टाइम लग रहा है, बट आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद आप उस लय में आ जाएंगे, सो दैट आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के नियमित परावर्तन के कितने नियम हैं, अब ये यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। प्रकाश के नियमित परावर्तन के, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के कितने नियम हैं, ये सबने पढ़ा होगा। मान लीजिए एक प्लेन है, सॉरी, एक प्लेन है, प्लेन पे कोई भी अगर लाइट आती है ना, तो वो जिस एंगल से आ रही है, मान लीजिए एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे, सॉरी, एक परपेंडिकुलर है, तो जिस एंगल से आ रही है रे, मान लीजिए ये वो रे है,
तो उसी वही एंगल बना के जाएगी। पहला नियम ये बोलता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, पहला नियम ये होता है। और दूसरा नियम ये बोलता है कि एंगल ऑफ जो लाइन ऑफ इंसिडेंस है और जो परपेंडिकुलर है और जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो टोटल 2 नियम है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन के कितने नियम हो गए? तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, चिकित्सा नैदानिक स्टेथोस्कोप में ध्वनि के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो डॉक्टर्स के पास जो स्टेथोस्कोप होते हैं, जो वो कान में लगा के जिसको आला भी बोलते हैं, उसमें वो एक्चुअली चेक क्या करते हैं, सबको पता होगा, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग होते हैं ना, वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वही वो साउंड सुनने की कोशिश करता है वो डॉक्टर, अपने कान में लगाता है। और वो आला के ऊपर जो एक चादर की तरफ होता है, तो जो शरीर के अंदर का जो भी पार्ट जो होता है वो साउंड जब प्रोड्यूस करता है, उस चादर के ऊपर जब वो आके वो लगता है, वाइब्रेट होता है, तो वो वहाँ से परावर्तित होता है, ठीक है। और फिर वो आवाज़ जाके वो डॉक्टर को सुनने में आता है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा तरंग का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपको डिटेल में इसको समझा दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ध्वनि का वेग क्या होगा? ठीक है, फिर से न्यूमेरिकल, और विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। 25 में से मैं बता रहा हूँ, 25 में से 7 से 8 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, जो कि आपको सॉल्व करना होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि आज एक फीलिंग ले लीजिए और थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा लाप्लास थ्योरी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने इसका काफ़ी बहुत ही डिटेल्ड इसका एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूला में नहीं चाहूँगा, बिकॉज आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी अगर आएगा ना, उसको सिंपल ये फार्मूला रखिएगा, 332 तो है ही, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा, ओके। अब कितना बढ़ता है, तो जितना टेम्परेचर है ना, जितना भी टेम्परेचर रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है, उसमें आप 0.61 से गुना करके उसको 332 में ऐड कर दीजिएगा। 0.61 हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पूछता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रहता, तो यहाँ पे आप 20 लगते, 20 गुना 0.61, जितना आता उसको 332 में ऐड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे भी 30 है फिलहाल, 30 से अगर गुना करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 350.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गांठ बांध लीजिए, इसको याद कर लीजिए, 0.61 से आपको उस टेम्परेचर को गुना करना है और फिर इसको 332 में ऐड करना है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अब दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, दूरदृष्टि वालों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि एक्चुअली देखिए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। दूरदृष्टि में ऐसा लगता होगा कि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। दूरदृष्टि का मतलब उल्टा, मतलब दूर की चीज़ें तो उसको दिखाई दे रही हैं, बट नज़दीक की चीज़ों को देखने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो किस लेंस की आवश्यकता होगी? उसको होगी कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। इसका उल्टा, अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसमें आपको कॉनकेव लेंस की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये यदि m द्रव्यमान वाले पिंड को के तापमान को T डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा h है, तो अब ये रिलेशन पूछ दिया, फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है। तो जिस किसी भी विद्यार्थी को अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आपने पढ़ा होगा ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? वो होता है S, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ये होता है Q, ये मोलर मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब 1 ग्राम
द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, एस बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर का बोलूँ तो वाटर का क्या होता है, एस 4.2 होता है, ठीक है। यानी 4.2 हीट हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये होता है, इसलिए वाटर का जो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं उसको 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इसी फॉर्मूला को फिर से मैं लिख रहा हूँ। एस बराबर क्या है, सॉरी एक मिनट, एस बराबर क्या है, ये है Q जो कि हीट है, और ये हो गया M द्रव्यमान, और ये हो गया डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की जगह पे T दिया हुआ है, T डिग्री तक बढ़ाने के लिए, राइट। बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा H है, ठीक है, H है। तो H कौन सा है, ये है ना, यानी Q बराबर H है यहाँ पे, तो Q की जगह H लिख देता हूँ। H है, तो अब ये एक रिलेशन पूछ रहा है, तो ठीक है, S को फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट है, इसको कुछ सेकेंड्स के लिए मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो SMT बराबर H लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनल करना है तो T इज प्रोपोर्शनल टू H अपॉन S M लिख सकता हूँ, यानी H अपॉन M हो गया, H अपॉन M। फॉर एग्जाम्पल 1/S को मैं गुजरे के लिए कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और क्या क्या जो सिंबल है उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है, वहाँ से ये पूछ रहा है रिलेशन। तो ये देख रहा, आपको ये दिख गया, T इज प्रोपोर्शनल टू H अपॉन M, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स के उपचार को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डेवलप द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, तो इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका उपयोग जो होता है वो एड्स के निदान के लिए होता है। अब इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार गूगल पर जरूर देख लीजिएगा, आपको आई होप ये यहाँ से याद होएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको आई होप कि काफ़ी एक फीलिंग मिल गई होगी कि आपको न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज BSSC CGL इस बार ज़रूर से ज़रूर न्यूमेरिकल्स पूछेगा। प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या है, ठीक है। प्राथमिक सोने की शुद्धता होती है 24 कैरेट की, सबको पता होता है। इनफैक्ट आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सॉल्व होंगे। और विगत कुछ दिनों में, अभी जब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा और अपना साथ देते रहिएगा, और ज़रूर हम लोग साथ में मिल के इस एग्ज़ाम को क्लियर भी करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।